विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। केके की हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तमाम परीक्षाएं पास करने के लिए, हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मित्रों में। और जो भी कुछ सवाल है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जानना चाहते हैं उस पर बातचीत कीजिए और अपना राय रखिए ताकि हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, 1913 में उनका जन्म हुआ था और 1985 में उनकी मृत्यु हो जाती है। गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, यानी कि गांधी के साथ रहे भी थे और गांधी की जो विचारधारा थी, अहिंसा और शांति की जो बात करते हैं गांधी जी, है ना। और तमाम तरह की सुख सुविधाओं से परे सिंपल लाइफ जीने की बात करते हैं, अधिक धन की लालसा न करने की बात करते हैं, है ना। मतलब आपको पता ही कि उन्होंने देश में और अफ्रीका में बहुत सारे आश्रम बनाए और आश्रम का जीवन जीना मतलब अपना काम खुद करना, सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो उन सारी चीजों के आधार पर किस तरह से इंसान कम से कम खर्च करके कम से कम संसाधनों में एक बेहतर और बेस्ट जीवन जी सकता है, जिसमें धन की लालसा न हो, मनुष्य के चरित्र का महत्व हो, मनुष्य के कर्म का महत्व हो। ठीक। सतपुड़ा के जो जंगल है वो कविता हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। और सतपुड़ा के जंगल कविता 1956 में उनका जो काव्य संग्रह प्रकाशित है, गीत फरोश, उसमें प्रकाशित होती है। ठीक है। प्रकृति के बारे में है। प्रकृति जो मध्य प्रदेश में जंगल है, सतपुड़ा का जंगल, पहाड़ियां हैं, उसी को केंद्र में रख करके वहीं वो पैदा हुए थे, वहीं उनकी स्मृतियों में सारी चीजें हैं। तो उनके आधार बना करके या उसको आधार बना करके उन्होंने इस कविता को लिखा है। और प्रकृति के जो विविध है उसको कैसे समझ सकते हैं हम। प्रकृति को लेकर के आपको पता है, हमने अज्ञे की कविताएं भी पढ़ी थी, शायद वीणा में कितना जिक्र करते हैं प्रकृति का वो, है ना। वो भी एक महत्वपूर्ण कविता है ना अज्ञे की, जो वो भी 1961 में प्रकाशित होती है। तो प्रकृति और कवियों का रागात्मक संबंध बहुत पुराना है। प्रिय प्रवास में देख लीजिए आप, या तमाम जो साहित्य है रीतिकाल का, वहाँ प्रकृति का बहुत चित्रण है। भक्तिकाल के साहित्य में चित्रण है, रामचरितमानस, वेद पुराण, जो तमाम प्राचीन आख्यान है, वहां पर भी प्रकृति के बहुत विविध चित्रित चित्रण हमारे सामने आते हैं। तो इसके अलावा भवानी प्रसाद की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें व फूल, मानसरोवर, दिल, तूस की आग। ठीक है। तो हम जो इनकी कविता है सतपुड़ा के जंगल, उस कविता पर बातचीत करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि कवि आखिर प्रकृति के बारे में क्या क्या बोलता है और किस तरह से बोलता है, और प्रकृति के साथ उसके अनुभव किस तरह के रहे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ठीक है, क्लियर है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख भींचे, घास चुप है, काश चुप है, मुख शाल पलाश चुप है। शाल का वृक्ष होता है वो भी चुप है, पलाश भी चुप है, बन सके तो धंसो इनमें। अगर आप मतलब जंगल कितना कितना एक डरावना भी होता है, भयावह भी होता है और सघन भी होता है। तो अगर आपकी हिम्मत है तो उसमें घुसिए, आप घूमना अगर है आपको तो। धस न पाती हवा जिसमें, मतलब जहां हवा के लिए भी रास्ता नहीं है, तो वहां अगर आप घुसना चाहते हो तो आपके अंदर हिम्मत है तो आप जाओ उसके अंदर। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। पंख यानी कीचड़ होता है। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये गिनोने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ऊँघते अनमने क्यों कहा है कि मतलब एकदम उदासी पैदा करते हैं कई बार जब आप उसकी गहराई में जाते हैं ना। वैसे प्रकृति मनुष्य को वो सुकून देती है, लेकिन जंगल की जो भयावहता उसको लेकर शायद भवानी प्रसाद मिश्र ये बात कह रहे हैं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए, सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा वहन करते चलो इनका सहन करते,
कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शोर वाले बाग वाले। हमने कहा सब कुछ, शेर भी है, बाग भी है, सब है उसके अंदर, शेर वाले बाग वाले, है ना। गरज और दहाड़ वाले, कंप और कन कन कने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। गोंड वहाँ के आदिवासी लोग जो वहाँ जंगलों में रहते हैं, है ना, कि छोटी मोटी झोंपड़ी बनाकर वो जंगल में रहते हैं। आपको पता ही है, आदिवासी जो ट्राइबल लोग जिसको बोलते हैं ना, आदिवासी जिनके लिए शब्द चलता है, वनवासी भी जिनको कहते हैं, तो वो जंगलों में ही रहते हैं, सदियों से रहते रहे हैं। और प्रकृति के साथ इनका रहना उठना बैठना खाना पीना सब वहीं से होता है, और प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। और आप देखिए कि सदियों से जंगलों में आदिवासी रह रहे हैं, लेकिन जंगल कभी नष्ट नहीं हुए, क्योंकि आदिवासी उनको पालते पोसते भी हैं। लेकिन आधुनिक सभ्यता और आधुनिक विकास ने किस प्रकार से जंगल काटना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको लकड़ियां चाहिए, उसको उस जंगल के नीचे से बहुत सारा खनिज पदार्थ निकालना है, बहुत सारी चीजें निकालनी है, क्योंकि मशीनें आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप धरती के नीचे क्या है उसको भी आप देख सकते हैं आजकल मशीनों से। ठीक है। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत करती बास आती। वो जानते हैं कि वो लोग महुए का शराब बनाते हैं, वो सर विधि थे, और लोग पीते हैं अपने जीवन, उनका डेली का यूज करने का काम है, उनकी सांस्कृतिक परंपरा का, उनकी जीवन शैली का हिस्सा है वो। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल। और आपको पता है कि ट्राइबल लोग किस प्रकार से फेस्टिवल में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। मैंने कहा नहीं, उनका यही है कि रोज खाना और रोज कमाना, धन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, धन संचय करने की प्रवृत्ति वहां पर नहीं है। जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल काश पागल शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला मेला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। बोले कि मेरू भी है, पर्वतमाला है, शेष वाला भी है, शंभु और सुरेश भी वाला है। ये नाम बता रहे व्यक्तियों के वो। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्जर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने कितने दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा, दुर्वा यानी घास बोलते हैं, हरी हरी घास है, रक्त किसले, मतलब फूल जो है ना एकदम बिल्कुल लाल है वो, रक्त के समान, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, लताओं के बने जंगल। ठीक है। तो भवानी जी ने इस कविता में, देखिए वो भी उस गीत फरोश की तरह ही है, लय ताल इसके अंदर भी, ये भी गीत ही है, लेकिन उस सतपुड़ा के जंगल की जो महत्ता है, उसकी जो विशिष्टता है, कवि ने उसको अपने अपने हिसाब से बताया है। और इसमें मुझे लगता है कि ऐसे कोई कुछ शब्द होंगे कठिन, बाकी कविता बहुत सिंपल है, यानी कि गीत बहुत ही सरल है। तो ये गीतात्मकता जो है ना, मतलब ये वो भी दौर था कि जब जो मंच पर जो लोग कविताएं करते थे, जो आजकल कुमार विश्वास करता है, वो दौर था। और उसमें तमाम लोग कविताएं पाठ करते थे मंच पर, और उसमें गीत गाने की, नीरज जो हिंदी के बड़े गीतकार रहे हैं, आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो नीरज के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। और नीरज किस प्रकार से कविताएं करते थे, उसमें हरिवंश राय बच्चन भी थे, तमाम लोग थे उस दौर। हरिवंश राय जो अमिताभ बच्चन के पिता है ना। तो एक दौर था पूरा, फिराक गोरखपुरी से लेकर तमाम लोग थे जो बड़े बड़े गीतकार थे, बड़े बड़े कवि थे, जो उस समय कविता पाठ करते थे पब्लिक के बीच में जाकर के, बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते थे, है ना। तो उसमें भी भवानी जी जाया करते थे, और उसमें इसी प्रकार की कविताएं सुनाया करते थे। और उस समय देखिए, एक समय समय की बात होती, दौर अलग अलग होता है हमेशा। आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है, पूरा ग्लोबल हो चुका है, और चमत्कार पैसा और बहुत सारी चमक आ चुकी है। वो बहुत सिंपल दौर भी था, जहाँ पैसे की, कहते ना कि आदमी मतलब पैसे के पीछे उस तरह से भागता नहीं था।
उतनी लालसा नहीं थी आदमी को, इतना हाई प्रोफाइल नहीं रहा करता था वो। बहुत सिंपल तरीके से जिंदगी जीना, और पैसा कमाते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कमाते थे, लेकिन वो एक अलग ही दौर था वो। तो उन सारी चीजों, उन सारी परिस्थितियों को अगर हम समझेंगे तो भी हमें भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनात्मकता है और उसकी जो उनकी जो सरलता है उसका भी हमें पता चलेगा कि आज आदमी प्रोफेसर बन जाता है तो मतलब पता नहीं किस दुनिया में चला जाता है। उसको लगता है कि बस मेरा धरती से रिश्ता कट चुका है, थोड़ा पैसा आ गया, कुछ पावर आ गया, तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ भूलने लगता है वो। और ये वो लोग हैं जो आजादी का मूवमेंट उससे भी निकले भाई। उसमें आजादी का संघर्ष भी तो चल रहा था ना। 1947 में देश आजाद होता है और 1913 में इनका जन्म हुआ था। और मैंने कहा ना कि गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। आजादी का आंदोलन भी था और तमाम चीजें थी, है ना, कि कितना हम देश के लिए, कितना हम समाज के लिए, कितना हम लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सवाल भी उन लोगों के पास था। और आज 2024 या 25 का जो समय है उसमें चीजें एकदम बदल चुकी है। आज हम एक नई सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सब काम मशीन कर देती है। हम लैपटॉप पे बोलेंगे कुछ लिखना है तो वो लिख के दे देगी हमको, ठीक है। और हर तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। शहर में देखिए सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जिसको बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारे बहुत सारी चीजों को सरल भी कर रही है। और भारत आज कहा मतलब विश्व की बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। 1947 से पहले तो कहा जाता है कि भारत में सुई भी नहीं बनती थी। और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से देश को लूटा, शोषण किया, उसकी वो तो एक अलग ही कहानी है। तो उस बैकग्राउंड को, उस बेसिक तथ्य को समझने की भी हमें आवश्यकता है कि उस समय लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था भाई, बहुत गरीबी थी सच में। और आपने तो पढ़ा ही होगा इतिहास, अगर आप इतिहास थोड़ा जानते हैं तो, कि भारत में इतना पर्याप्त अनाज नहीं होता था, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। और सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था, सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे। वो तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने सब कुछ किया और भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में सारा कुछ किया। और आज हम इतना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता में है कि हम दूसरों को भी आज भेज सकते हैं। 47 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी कोई बहुत पावरफुल इकोनॉमी नहीं थी। इसको समझने की आवश्यकता है हमें। और उस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और उस दौर की लाइफस्टाइल, जीवन शैली को समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अगर हम हमारे बाबा दादा जो जिंदा है उनको पूछेंगे तो उस दौरान की जो पीड़ाएं हैं, उनके दर्द बताएंगे वो। आज हो सकता है कि हमारे पास पैसा किफायत में आ रहा हो, हमें ठीक ठाक नौकरी मिल गई हो, हम ठीक ठाक बिजनेस में आ गए हो, पैसा ठीक ठाक कमा रहे हो, लेकिन उस दौर में लोगों के पास सच में पैसा नहीं हुआ करता था, बड़ा अभाव था। मतलब जिनके पास था, जो जमींदार थे, जागीरदार थे, जो सामंत थे, जो पूंजीपति थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एवरेज जो लोग थे उनके पास धन की बहुत किल्लत हुआ करती थी भाई। तो उस वास्तविक स्थिति को, उस वास्तविक दशा को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और लोग कहते नहीं कि बहुत कम में गुजारा कर लेते थे। मैंने बताया ना गोदान के बारे में ही, कि राय साहब की बेटी की शादी का बजट 1 लाख रुपए था और होरी की बेटी की शादी का बजट मात्र 200 रुपए था, वो भी उसके पास नहीं थे। तो उससे भी आप उन सारी चीजों को अंदाज लगा सकते हैं कि गोदान में प्रेमचंद 1936 में क्या बता रहे हैं, कि भारत की जो आर्थिक विषमता किस तरह की है। कि एक तरफ तो पैसा लुटाने के लिए लोग लुटा रहे हैं, सामंत है, जागीरदार है, जमींदार है, राजा है, लेकिन एक तरफ जो किसान है, मजदूर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो और भी गरीब से गरीब होता जा रहा है, उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई इनकम का सोर्स डेवलप नहीं हो रहा है। उसके पास कोई इस प्रकार की समय के साथ बढ़ती हुई मॉडर्न स्किल भी नहीं है ना। तो इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। और समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अगर परिस्थितियां हम समझ जाएंगे तो हम समझे कि उस समय के लोगों की क्या दशा थी, उस समय की कृषि की क्या स्थिति थी, और महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, स्थिति थी। उन सारी चीजों का भी हम गहराई से अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में भी अपनी एक मुकम्मल और एक अच्छी राय बना सकते हैं। ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो जीवन दृष्टि है, मैंने बताया ना, उनके बेटे जो अनुपम मिश्र है, जो बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, और उन्होंने प्रकृति को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी किताबें लिखी। इत्तेफाक ये कि उनकी मृत्यु हो जाती है कैंसर से, और हमारे बीच वो नहीं है। अनुपम मिश्र आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। बहुत ही सिंपल आदमी थे वो भी। ठीक है। तो देखिए आज का जो जमाना है कि जहाँ दिखावा, झूठ बोलना, पैसों का
तांडव नृत्य करवाना या दिखाकर, मतलब हर चीज दिखाना है लोगों को, बस औकात दिखाना है, और जिसके पास नहीं है उसको इस तरह की भावना में ले जाना। तो वो जमाना एक अलग था एकदम। देखिए गांधी क्या करते, गांधी ने कहा ना कि मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, सिर्फ एक कपड़ा पहनूंगा बस, क्योंकि जब तक मेरे देश के लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है तब तक मैं भी कपड़ा नहीं पहनूंगा। ठीक है, और हर चीज वो कहते थे हाथ से बनी हुई चीजें मैं यूज करूंगा, ताकि जो लोग काम करते हैं हाथ से बनाते हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनकी कुछ आर्थिक, उनको कुछ आय होगी। आज तो हम सब कुछ बाजार से ही ले रहे हैं ना भाई, कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, सारा प्रॉफिट उसी को जा रहा है ना। तो वो सब चीजें समझने की आवश्यकता है। उन सारी चीजों को समझेंगे कि किस प्रकार से बाजार कैसे काम करता है और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, तो हम बाकी सारी चीजों को भी समझते चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो आप पूरा सुनिए, देखिए और शेयर कीजिए, और लगातार अपनी समझ को बढ़ाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।